हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है दो वज्र गुणन सूत्र द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना। देखो, अपने प्रीवियस क्लासेस में क्या डिस्कस किया है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल देखे हैं। पहले ग्राफीय विधि से देखा, फिर प्रतिस्थापन विधि से देखा, फिर विलोपन विधि से देखा। अब है आखिरी विधि है दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की, वज्र गुणन सूत्र द्वारा। देखो कैसे है ये, देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस रहेगा इसका। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। फिर अपन ने कंडीशन देखी थी कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। तो क्या लिखा था आपने, अद्वितीय हल होंगे इसके, और a1 बट्टा a2 बराबर आया b1 बट्टा b2 बराबर आया c1 बट्टा c2। तो आपने क्या लिखा, अनेक हल होंगे, क्योंकि रेखाएं इसमें संपाती थी। संपाती रेखाओं के पर जितने भी बिंदु होंगे वो दोनों रेखाओं पर होंगे। हल होने का मतलब क्या है, दोनों रेखाओं पर होंगे, तो अनेक हल होंगे उनके, क्योंकि संपाती रेखाओं पर अनेक बिंदु ऐसे होते हैं जो दोनों रेखाओं पर हो, और ये प्रतिच्छेदी होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं पर एक ही बिंदु होता है जो दोनों रेखाओं पर हो। फिर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। तो आपने कहा कोई हल नहीं। क्यों नहीं कोई हल, क्योंकि इनके द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी ये कंडीशन वाली, वो समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखाओं पर ऐसा एक भी बिंदु नहीं होता है जो दोनों रेखाओं पर हो। दोनों रेखाओं पर उभयनिष्ठ बिंदु जो दोनों रेखाओं पर हो एक भी नहीं होता, तो इसका कोई हल नहीं। तो जब अद्वितीय कंडीशन आएगी, अद्वितीय हल वाली कंडीशन आएगी, तो इसमें वज्र गुणन विधि से अपन वज्र गुणन सूत्र से अपन समीकरणों के क्या कर सकते हैं, हल ज्ञात कर सकते हैं। वो वज्र गुणन सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कब लगेगा, जब अद्वितीय हल हो। इस कंडीशन में भी नहीं लगेगा, इस कंडीशन में भी नहीं लगेगा। अद्वितीय हल की कंडीशन में वज्र गुणन सूत्र लगता है। वो सूत्र कहता क्या, देखो x बट्टा, देखो x वाले गुणांक है ना वो छोड़ दूंगा, तो क्या है b1 b2, फिर आगे क्या है c1 c2 बराबर y बट्टा, y वाले गुणांक छोड़ दूंगा तो आगे क्या है c1 c2, फिर वापस घूम के a1 a2, फिर 1 बट्टा, अचर वाले छोड़ दूंगा तो क्या है a1 a2 और b1 b2। इनसे सूत्र बना, या तो इस रूप में आप सूत्र को याद कर लो, वज्र गुणन सूत्र को आप या तो इस रूप में याद कर लो या इस रूप में याद कर सकते हैं। देखो इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस इसको इससे गुणा, a1 को b2 से और a2 को b1 से माइनस लगा के। तो सूत्र या इस रूप में याद कर लो, देखो क्या है b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बट्टा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बट्टा a1 b2 बराबर a2 b1। ये सूत्र है वज्र गुणन सूत्र। और ये सूत्र कब लगेगा, जब अद्वितीय हल की कंडीशन आएगी तभी ये सूत्र लगेगा। अनेक हल में भी नहीं लगेगा और कोई हल नहीं होगा तभी भी नहीं लगेगा। मतलब ये सूत्र लगाने से पहले, वज्र गुणन सूत्र लगाने से पहले अपन को ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर अद्वितीय हल की कंडीशन आती है तभी अपन सूत्र लगाएंगे, अन्यथा ये सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, अनंत हल में भी नहीं लगेगा और कोई हल में भी नहीं लगेगा। बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और ये नोट करें अच्छे से। प्रश्नावली 3.5 में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करो। ठीक है, और ये समीकरण क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में ये समीकरण दे रखी है। अपन को पहले चेक करना है कि अद्वितीय हल है, अनेक हल है या कोई हल नहीं। यदि अद्वितीय हल आता है तो वज्र गुणन विधि से अपन को इसको हल करना है। तो पहले अपन चेक करते हैं कौन सी कंडीशन आती है। कंडीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा
B2, तो एक हल या अद्वितीय हल A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, तो कोई हल नहीं। और A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर आ गया C1 बट्टा C2, तो अनेक हल। ठीक है, तो तुलना करने के लिए बराबर में 0 होना चाहिए, है ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 की तुलना करते हैं व्यापक रूप से A1x प्लस B1y प्लस C1c। तो A1 का मान कितना आया, x के गुणा में जो है A1, तो कितना 1, B1 का मान -3 और C1 का मान -3, A2 का मान 3, B2 का मान देखो -9 और C2 का मान -2। तो कंडीशनें चेक करने के लिए पहले A1 बट्टा A2 निकालता हूँ। A1 बट्टा A2 बराबर 1 बट्टा 3, B1 बट्टा B2 -3 बट्टा -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 के पहाड़े में 1 बट्टा 3, C1 बट्टा C2। पहले दो बराबर आ गए तो तीसरा भी चेक करूँगा बराबर है या नहीं, तो -3 बट्टा -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो आपने देखा पहले दो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, तो कौन सी कंडीशन बनी, कोई हल नहीं वाली। तो क्या लिखेंगे, चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर आया B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, इसलिए समीकरण 1 व 2 का कोई हल नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो कोई हल नहीं, तो आगे सूत्र लगेगा नहीं वज्र गुणन। वज्र गुणन सूत्र कब लगेगा, जब अद्वितीय हल आता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x प्लस वाई बराबर 5। 2x प्लस वाई बराबर 5, और जब मैं व्यापक रूप से तुलना करूंगा तो बराबर में 0 होना चाहिए, तो 5 इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस के 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। वो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना, या सीधा लिख दो समीकरण 1 व 2 से क्या गया, A1 का मान कितना आया 2, B1 का मान कितना आया y के गुणा में 1, और C1 का मान कितना आया -5। A2 का मान, इसकी तुलना करेंगे 3, B2 का मान 2 और C2 का मान -8। तो कंडीशन चेक करेंगे पहले, क्योंकि A1 बट्टा A2 बराबर 2 बट्टा 3, कट नहीं रहा कुछ, B1 बट्टा B2 बराबर 1 बट्टा 2। अपन ने देखा कि पहले दो बराबर नहीं आ रहे, तो पहली कंडीशन बन गई, देखो लिख देंगे, क्योंकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, इसलिए समीकरण 1 व 2 के अद्वितीय हल हैं। इसलिए अब अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन सूत्र लगेगा। वज्र गुणन सूत्र से क्या कहता है वज्र गुणन सूत्र, x बट्टा B1 C2 माइनस B2 C1, y बट्टा C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। अब इस सूत्र में ये A1 B1 सारे मान रखते हैं, तो देखो x बट्टा B1 C2, B1 का मान है 1, C2 का मान -8, ब्रैकेट लगा लिखना, B1 C2 माइनस सूत्र में B2 C1, B2 C1 बराबर y बट्टा C1 A2, C1 A2 माइनस C2 A1, C2 A1 -8, A1 का मान कितना है 2 बराबर 1 बट्टा A1 B2, A1 B2 2 माइनस A2 B1 3 1
बस ये मान ढंग से रख देना। देखो बाकी x बट्टा -8 को 1 से किया तो -8। देखो -5 को -2 से गुणा किया तो +10। y बट्टा -15 और देखो माइनस +8 को 2 से गुणा किया तो +16। 1 बट्टा 2 दूनी 4 -3। तो x बट्टा 2 प्लस माइनस y बट्टा 1 और 1 बट्टा 1। अब इसको और इसको बराबर लूँगा तो x बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 1। वह तीनों बराबर हैं तो कोई दो, ये भी तीनों बराबर हैं तो ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर। तिरछा गुणा करूँगा तो x बराबर 2 और y बराबर 1। ये क्या है, समीकरणों के हल हैं। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। x की जगह मैंने 2 रखा तो 6, y की जगह 1 रखा, नहीं सॉरी x की जगह 2 रखा तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 गए 0, 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 8 में से 8 गए तो 0। ये है वज्र गुणन विधि से अपन क्या करते हैं, समीकरणों को हल करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद से करेंगे। अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है कि a व b के मानों, किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से कितने हल बोल रहा है वो, अनेक हल। और ये समीकरण दे रखी देखो 2x + 3y = 7। अब तुलना करने के लिए मैं बराबर में क्या रखते हैं 0, तो 7 को मैं इस तरफ ले आऊँगा तो बराबर में क्या आ जाएगा 0। ये समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण में बराबर में ये मान है, तुलना करूंगा तो बराबर में मुझे 0 चाहिए तो इधर ले आऊंगा तो माइनस में आ जाएंगे और बराबर में क्या आ गया 0। ये पूरा मान इस तरफ ब्रैकेट लग के आएगा तो माइनस में, ठीक है। अब अनेक हल की मुझे पता ये कंडीशन है और ये कंडीशन लगाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, a1 b1 c1 के मान चाहिए, ठीक है। बोले सर ये कंडीशन क्यों लगा रहे हैं अपन, क्योंकि वो क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के क्या है, अनेक हल होंगे। अनेक हल होने की यही कंडीशन है। देखो तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 से a1 का मान कितना है 2, b1 का मान 3 और c1 का मान -7, a2 का मान व्यापक रूप से तुलना। ये बोले सर a1 b1 कैसे आ रहे हैं, इनकी तुलना करें अपन व्यापक रूप से। a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। इसकी तो पहली समीकरण से और इसकी दूसरी से। तो a2 का मान कितना आया a - b, b2 का मान y के गुणा में जो a + b और c2 का मान -3a + b - 2 दिया है। समीकरण 1 व 2 के अनेक हल है। अब अनेक हल वाली कंडीशन लिख देंगे अपन, इसलिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। सारे मान रख देते हैं। a1 का मान कितना है 2 बट्टा a - b बराबर 3 बट्टा a + b बराबर -7 बट्टा ब्रैकेट में 3a + b - 2 माइनस में माइनस कट गया। देखो अब तीनों बराबर है। देखो इस जो समीकरण है इसमें तीनों बराबर है तो कोई 2 के पेयर भी बराबर होंगे। देखो मैं पहले इसको इसके बराबर ले रहा हूँ। देखो 2 बट्टा a - b बराबर 7 बट्टा 3a + b - 2। फिर इसको इसके भी बराबर ले देता हूँ। वह कोई से भी ले सकते हो, 2 के जोड़े आपको बराबर लेने। 2 बट्टा a - b बराबर है 3 बट्टा a + b। अब क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं। देखो इसको इससे गुणा करूंगा, देखो और इसको इससे। तो पहले इसको इससे कर लेता हूँ 7a, फिर इसको इससे किया तो -7b बराबर इसको इससे किया तो बराबर देखो 6a + 2b - 4। अब ए बी सारे एक तरफ कर लेता हूँ। देखो 7a में से 6a इधर माइनस आएंगे तो a बचा -9b
सातवीं इधर माइनस में थे और वो और आगे, बराबर में क्या बचा -4, समीकरण नंबर 3। अब ये 2 को लूँगा बराबर, तो देखो 3a - 3b बराबर 2a + 2b। ए इस तरफ कर लेता हूँ, बी उस तरफ कर लेता हूँ। देखो तो a बराबर 3a में से 2a जाएंगे तो a बराबर 5b। ठीक है, ये समीकरण नंबर होगी 4। अब a का मान क्या रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। कौन सी विधि है ये? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा अपन हल करें कि a का मान कहाँ रख रहे हैं समीकरण नंबर 3 में। a का मान 3 में रखने पर 3 क्या कहती है a, और a की जगह क्या रखूँगा 5b -9b बराबर -4। 5b में से 9b गए तो -4b बराबर -4। तो b बराबर 1। कैसे 1? -4 उधर गया तो भाग में। b का मान कहाँ रख देंगे 4 में। b का मान 4 में रखने पर तो a बराबर 5 गुणा 1 तो 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे अपन, इन कंडीशन का यूज़ करेंगे। हमें ये कंडीशन क्या रहेंगी याद रहेंगी। इन कंडीशन का यूज़ करके ए बी सी जो भी चीज़ गायब है वो अपन उनको देगा। यहाँ सर्दी जैसे नहीं कलोंगे, कभी बोल देगा कोई हल नहीं, कभी बोलेगा अद्वितीय हल है, तो कंडीशन लगा के अपन ऐसे आंसर निकालेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं, यहाँ पे आके अपन को पता चलेगा कि कौन सी कंडीशन लगानी। कोई हल नहीं वाली ये कंडीशन है। समीकरण क्या दे रखी है कि 3x + y बराबर 1 था, एक को इस तरफ ले आए तो -1 बराबर 0, और 2k - 1x k - 1y बराबर 2k + 1 था। 2k + 1 को ब्रैकेट लगा के इस तरफ ले आए बराबर में 0। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिलेंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2। a1 का मान 3, b1 का मान 1 और c1 का मान -1, a2 का मान 2k - 1, b2 का मान k - 1 और c2 का मान -2k + 1। ठीक है, चूंकि बोल रहा है समीकरण 1 व 2 के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो कंडीशन लग जाएगी। इसलिए a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा। कंडीशन चेक नहीं करनी, बोले हमें सर चेक करना है कि a1 बट्टा a2 बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, b1 बट्टा b2 के या बराबर नहीं आ रहा, c1 बट्टा c2 के। चेक नहीं करेंगे। चेक कैसे करेंगे? देखो यहाँ k है, k अचर संख्या होती है, जैसे 4 5 तो अपन चेक कर लेते। अभी इसके बट्टा में ये रखूंगा, इसके बट्टा में ये रखूंगा, तो आपको कैसे पता चलेगा बराबर है या नहीं? चेक कब करते हैं? जब वो कहे कि ज्ञात कीजिए अद्वितीय हल है, जो भी पूछ रहा है वो। अभी तो उसने बोला कि कोई हल नहीं है, बोल रहा है उसने कोई हल नहीं, तो अपन कंडीशन लगाएंगे सीधा। और अब कंडीशन में सीधा मान रखेंगे। देखो 3 बट्टा a1 का मान 3 बट्टा में 2k - 1 बराबर 1 बट्टा k - 1 बराबर नहीं है -1 बट्टा -k 2k + 1। अब ये दो तो बराबर हैं, ये दो बराबर नहीं है, तो इनको तो बराबर लेंगे और ये बराबर नहीं लेंगे। देखो 3 बट्टा 2k - 1 बराबर 1 बट्टा k - 1 वह 1 बट्टा k - 1 माइनस से माइनस कट गया बराबर नहीं है 1 बट्टा 2k + 1। अब ये बराबर लेंगे। देखो तिरछा गुणा करूंगा तो 3k - 3 बराबर इसको इससे किया तो 2k - 1 के इस तरफ 3k में से 2k जाएंगे तो k, और ये 3 उधर जाके प्लस का माइनस प्लस का तो प्लस के 2 के होना तो कितना चाहिए प्लस के 2, और ये बराबर नहीं है 1 बट्टा k - 1 बराबर नहीं है किसके 1 बट्टा 2k + 1। तिरछा गुणा किया तो देखो 2k + 1 बराबर नहीं है किसके k - 1। k इस तरफ
के 2 के में से के जाएगा तो के है ना, बराबर नहीं है, एक इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 1 ये रहा और माइनस का 1 ये रहा तो माइनस के 2, मतलब के होना तो कितना चाहिए 2 और कितना नहीं होना चाहिए 2 कभी नहीं होना चाहिए और होना कितना चाहिए 2। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये जो रैखिक समीकरण दे रखे हैं इसको प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि से हल करो। ठीक है, वज्र गुणन विधि से मैं हल करूंगा, प्रतिस्थापन विधि से आप खुद हल करना, फिर आप देखना कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगी। वज्र गुणन विधि का भी मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी एक ही क्वेश्चन करवाया, कोई आपका वो प्रैक्टिस नहीं करवाई तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो एक करवाया, पहले मैं भी 2 छोड़ दिए, इसलिए करवा रहा हूँ। प्रतिस्थापन की आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इससे इसको खुद करना। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि में से लगाने से पहले बराबर में 0 होना चाहिए, तो मैंने क्या लिया 9 को इस तरफ ले आया बराबर 0, इसी तरह 4 को इस तरफ लेके आया बराबर 0। तो समीकरण 1 व 2 से a1 का मान कितना है 8, b1 का 5 और c1 का -9, a2 का 3, b2 का 2 और c2 का -4। तो a1, क्योंकि वज्र गुणन विधि अद्वितीय हल की कंडीशन में लगती है तो पहले कंडीशन चेक करते हैं। a1 बट्टा a2 बराबर 8 बट्टा 3, कट नहीं रहा कुछ, b1 बट्टा b2 बराबर 5 बट्टे 2, ये भी कुछ नहीं कटा, तो आपने देखा ये दोनों बराबर ही नहीं है, क्योंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, इसलिए वज्र गुणन सूत्र से x बटा, सूत्र आपको याद रहता है b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बट्टा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, मान रखते हैं x बट्टा b1 का मान कितना है 5, c2 का मान कितना है -4, 5 -4 माइनस सूत्र में b2 c1 बराबर y बट्टा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बट्टा a1 b2 8 2 माइनस a2 b1। अब इनको हल कर लेते हैं। देखो x बट्टा माइनस के 20 माइनस इंटू माइनस प्लस के 18 बराबर y बट्टा माइनस के 27 माइनस माइनस प्लस प्लस के 32 बराबर 1 बट्टा 8 दूनी 16 माइनस के 15। तो x बट्टा माइनस के 2 बराबर y बट्टा प्लस के 5 और 1 बट्टा 1। तो x बट्टा -2 बराबर 1 बट्टा 1 व y बट्टा 5 बराबर 1 बट्टा 1। तो x का क्या मान आया -2 और y का क्या मान आया 5। ये क्या है दी गई समीकरण के हल है वज्र गुणन सूत्र से। देखते हैं, चेक करते हैं। 8 दूनी 16 माइनस के 25 प्लस के 16 9 25। ठीक है, सही आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट देखो। 4 नंबर कहता क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अब कोई सी विधि से आप कर सकते हो। आपने बीजगणितीय विधि में देखो, प्रतिस्थापन विधि सीखी, विलोपन विधि सीखी और वज्र गुणन विधि सीखी। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण में बनवा के आपको दे दूंगा। आपको जो विधि अच्छी लगे उस विधि से आपको इसको हल कर लेनी क्वेश्चन। मैं आपको समीकरण बनवा के दूंगा बस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1,
फोर्थ में फर्स्ट पार्ट, ठीक है। हाँ भाई पढ़ते हैं। तो क्या कहता है, एक छात्रावास मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। मतलब एक भाग तो फिक्स है कि हॉस्टल में रहते इतने रुपये तो 1000 रुपये तो फिक्स लगेंगे, बाद में बोले 50 रुपये रोज के हिसाब से खाने के लगेंगे, ठीक है। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है, जबकि एक छात्र बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करता है। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का व्यय ज्ञात कीजिए। मान लेंगे, मानने का काम अपना, बाकी क्वेश्चन जो बोल रहा है 2 शर्तें उसके हिसाब से कर देंगे। माना नियत व्यय x रुपये, वह प्रतिदिन भोजन का व्यय y रुपये है, ठीक है। अब पहली शर्त, बोले सर आपने पर्सन क्यों नहीं लिखा। पर्सन देखो बहुत बड़ा है, ऐसे लिखूंगा तो बोर्ड पूरा यहाँ भर जाएगा, फिर क्वेश्चन करवाने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, ठीक है। इसलिए किताब अपने पास रखें, क्वेश्चन तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। आपको आंसर सीखना है कि करना कैसे, तरीका क्या है, पर्सन को करने की अप्रोच क्या है, कैसे सर मान रहे हैं, कैसे आप उनको दिमाग लगाना है, क्या माने, फिर कौन सी विधि लगाएं। विधि तो आप तीनों सीख चुके हो, जो आपको अच्छी लगे वो लगानी है। पर समीकरण मेन बात है, अब समीकरण कैसे बने। समीकरण बनने के लिए आप क्वेश्चन आपको हिंट देगा और सोचना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो तो जो चीज़ ज्ञात करनी है उसी को मान लेंगे। अब 2 शर्तें मिलेंगी आपको। पहली शर्त क्या कह रही है कि छात्र ए 20 दिन भोजन के 1000 रुपये अदा करता है। छात्र ए 20 दिन भोजन के 1000 रुपये देता है। अब देखो नियत व्यय तो उसके लगेगा ही लगेगा, प्लस एक दिन के भोजन के कितने, प्रतिदिन भोजन का y रुपये है, तो 20 दिन के कितने हो गए 20y, बराबर मिला के वो कितने रुपए दे रहा है 1000 रुपये। समीकरण नंबर 1, ठीक है। और छात्र बी 26 दिन भोजन के 1180 रुपये देता है। छात्र बी, दूसरी शर्त है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, छात्र बी 26 है क्या, हाँ 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के 1180 रुपये देता है। भोजन हुए छात्रावास के 1180 रुपये देता है, ठीक है। तो नियत व्यय उसका कितना लगा x प्लस कितने, एक दिन का भोजन का y रुपये है, तो 26 दिन भोजन का कितना हो गया 26y, बराबर कितने रुपए दे रहा है वो 1180 रुपये। समीकरण नंबर 2। अब आप इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, विलोपन विधि भी लगा सकते हैं, वज्र गुणन विधि लगा सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो लगा लो। सीख आपने तीनों ली, अब आपको जो अच्छी लगे। देखो इसमें से सबसे आसान क्या है, विलोपन विधि आसान है क्योंकि x के गुणांक बराबर हैं, तो इसमें लगा देना, आप खुद सेल करना, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर ये क्वेश्चन आगे आपसे नहीं हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करें, मैं आपको आगे हिंट देके बता दूंगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न क्या है। अब भिन्न वाले क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। भिन्न वाले कैसे करेंगे, माना अंश, माना भिन्न का अंश x व हर क्या है y है, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगी अंश बटा हर। अब पहली शर्त अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, पहली शर्त क्या कहती है कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से 1 घटाने पर कितनी हो जाती है वो 1/3, 1/3 हो जाती है।
तो उसका भिन्न ये रही एक्स बट्टा वाई, अंश में से क्या कर देंगे एक घटा देंगे, तो कितनी हो जाती है 1/3। तिरछा गुणा करूँगा तो देखो इसको इससे गुणा किया तो 3x, फिर 3 को -1 से किया तो -3 बराबर वाई। अब वाई को इस तरफ लेके आऊँगा तो देखो 3x - y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है। तो भिन्न क्या थी x/y, हर में कितना जोड़ दिया 8, तो कितनी होगी वो 1/4। तिरछा गुणा करूँगा तो देखो 4x बराबर y प्लस के 8, तो 4x माइनस के y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। ये दूसरी समीकरण बन गई। इसमें भी देखो आप क्या देखते हो कि y के गुणांक बराबर हैं। अब देखो -1 है, y के गुणांक बराबर हैं। जब गुणांक बराबर हैं तो अपने निशान देखा कि माइनस है, दोनों का निशान माइनस है, तो क्या कर देंगे समीकरण घटा देंगे। कौन सी विधि? इस क्वेश्चन के लिए विलोपन विधि आप लगाओगे और इसको हल कर लोगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4th में। यश ने एक अलग क्वेश्चन है, सबसे अब तक अपने नहीं किया ऐसा। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर तो 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। जैसे 10% थे उसमें से आपने 7 सही कर दिए और 1-1 नंबर के हैं सारे, तो 7 × 1 मिले आपको, और 3 गलत किए तो 3 × 1 क्या हो गए माइनस, तो आपके कुल मिला के अंक कितने आए? 7 में 3 के तो 4 अंक आए। नेगेटिव मार्किंग का ये मतलब है कि आपके आए हुए अंकों में से आपका कि नंबर क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और किस दर से कटेंगे वो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड है। जैसे अब आपके क्वेश्चन दे रहा है तो उसी हिसाब से करेंगे जरूर। नेगेटिव गलत वाले नंबर आपके माइनस होंगे आए हुए में से। हाँ, 40 अंक अर्जित करता है जब प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने % थे? टेस्ट में कुल कितने % थे? तो मान लेता हूँ, हिंट दे दिया आपको कितने % थे। टोटल मिला के % कितने होंगे? ये वाले 10 मान लेते हैं, ये सही है और ये गलत है, तो टोटल % क्या हुए? मिला के हुए ना। तो मैं मान लेता हूँ सही उत्तर बराबर x, माना सही % x व गलत % कितने थे उसके? y थे। y किसके? यश के। यश के सही % कितने थे? x, और गलत % कितने थे? y। अब 2 शर्तें हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, कि सही पर 3 और गलत पर 1 सही उत्तर पर 3 अंक मिले व गलत पर 1 अंक कटे तो कितने प्राप्त हुए? उसको 40 अंक मिले, 40 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, क्या ये बोला ना इसने? सही पर 3 मिले और अशुद्ध पर 1 की कटौती हुई। अब देखो सही % कितने हैं? x, और एक सही % पर कितने अंक मिल रहे हैं उसको? 3, तो कुल मिला के कितने अंक मिले उसको? 3x। अब गलत के क्या होंगे? माइनस, तो 1 अंक गलत % कितने हैं? y, और उसके कट कितने रहे? 1, तो माइनस के y। सही वालों में से गलत वाले काट पीट के उसके कितने नंबर आ रहे हैं? 40, समीकरण नंबर 1। लॉजिक समझ में आया ना आपके, कि सही उत्तर वाले तो अंक उसको मिलेंगे और गलत वाले आए हुए में से क्या हो जाएंगे? माइनस, तो बचा के कितने नंबर मिले उसको? 40। ठीक है। अब दूसरी शर्त में क्या कहता है? सही पर 4 मिले और गलत पर 2 कटे तो 50। सही उत्तर पर 4 अंक मिले व गलत
उत्तर पर 2 अंक कटे तो कितने मिलते उसको? 50 अंक मिलते। देखो सही पर उसको कितने मिलते? 4। तो सही परसेंट कितने हैं? x, तो 4x अंक तो उसको मिलते। गलत परसेंट कितने हैं उसके? 2y, और कट्टे कितने रहे प्रत्येक परसेंट पे? 2, तो माइनस कितने होते? 2y, तो अंक कितने मिलते उसको? 50। और देखो पूरी समीकरण में किसी एक संख्या का भाग जाए तो दे देना चाहिए, दिमाग में बात याद रखना। 2x माइनस के वाई, 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया तो 25। ऐसा मत कर लेना कभी भी कि इस तरफ भाग दे दो, इस तरफ नहीं जा रहा और इस तरफ आपने दे दिया तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। पूरी समीकरण मतलब दोनों तरफ किसी एक संख्या का भाग जा रहा है तो ही देना है। देखो दे दिया। अब देखो आप इसको कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? आपने देखा दोनों समीकरणों को, देखो x के गुणांक अलग अलग हैं, y के गुणांक समान है। देखो -1 निशान भी समान है। तो विलोपन विधि में आप क्या कर दोगे? समीकरणों को घटा दोगे और x और y के सही उत्तर आ जाएंगे और गलत पर्सन आ जाएंगे। सही और गलत आ गए तो कुल मिला के कितने पर्सन होंगे? आप लास्ट में क्या कर दोगे? x प्लस वाई, कुल पर्सन बराबर x का मान है वो यहाँ, y का मान है वो यहाँ रख देना। तो विलोपन विधि है इसके लिए सबसे उपयुक्त। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में एक राजमार्ग पर 2 स्थान हैं ए और बी। ये 2 स्थान है ए और बी, ठीक है, कि बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। मान लो ये भी इस तरफ जा रही है और ये कार बी भी इस तरफ जा रही है, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है, तो 5 घंटे बाद मान लेते हैं इस स्थान पे आके दोनों कारें क्या होंगी? मिल जाएंगी। ए कार भी मिल जाएगी और बी कार भी 5 घंटे बाद, ठीक है। और आधा क्वेश्चन है ये, दूसरी शर्त इसमें क्वेश्चन में छपी नहीं हुई। दूसरी शर्त क्या है कि अगर दोनों कारें विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। और विपरीत दिशा में का मतलब इस तरफ और इस तरफ जाएंगे तो मिलेंगे नहीं, ये तो इस तरफ जाएगी और बी वाली इस तरफ जाएगी, तो 1 घंटे बाद क्या हो जाएंगी? दोनों मिल जाएंगी। किसी स्थान मान लेते हैं इस पर आके मिल जाएंगी, ठीक है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करो। मान लेता हूं, माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा 40 तरह से मानी जाती है, वह कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब 2 शर्तें हैं जब एक ही दिशा में चलती हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, कि एक ही दिशा में चलने पर 5 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है। अब देखो आप जब ये कार इस तरफ जा रही है, ये भी कार इस तरफ जा रही है, कार ए ने बी को यहाँ पे आके पकड़ लिया, कार बी को, तो आपने देखा कि कार ए ने जो दूरी तय की कार बी से क्या थी? 100 किलोमीटर ज़्यादा थी। देखो यहाँ से पहले यहाँ तक 100 किलोमीटर कार ने तय की, फिर ये दोनों की दूरियां बराबर थी, दोनों ने इतनी दूरी तय की और कार ए ने इसको पकड़ लिया। तो आपने देखा कि जब कार ए ने बी को पकड़ा तो 100 किलोमीटर उससे ज़्यादा चली है, मतलब इसके कार ए के द्वारा चली गई दूरी और बी के द्वारा चली गई दूरी का अंतर 100 किलोमीटर है। समझ में आया आपके? अब कार ए भी 5 घंटे चल रही है, कार बी भी 5 घंटे चल रही है, तो दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। यहां पे लिख देंगे अपन, यहां ऊपर लिख देना, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय।
ठीक है। और आपने क्या देखा कि ए की दूरी में से बी की दूरी घटा दूं तो 100 किलोमीटर का अंतर है, इसलिए देखो ए की दिशा में चलने पर 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो ए द्वारा दूरी क्या, चाल क्या है, ए की चाल x और समय कितना है 5, तो 5x माइनस कार बी की बात करूं, कार बी ने कितनी दूरी तय की, दूरी बराबर क्या होता है, चाल कितनी है बी की y और समय कितना है 5y बराबर अंतर कितना है 100 किलोमीटर। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं अच्छे से, कि कार ए ने जो दूरी तय की बी को पकड़ने में ए की दिशा की तरफ जाते समय, तो कार ए ने 100 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की, मतलब इनके द्वारा चली गई दूरियों का अंतर 100 किलोमीटर है। और दूरी का सूत्र क्या है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब कार ए ने कितनी दूरी तय की, चाल x समय 5 घंटे, माइनस कार बी ने कितनी दूरी तय की, चाल y समय 5 घंटे, इन दूरियों का अंतर कितना है 100 किलोमीटर। अब पूरी समीकरण में 5 का भाग जा रहा है तो दे देंगे, या देखो जा रहा है 5 का भाग, x माइनस वाई 5 का भाग देते कट के बराबर 20, समीकरण नंबर 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटे बाद मिलती हैं। अब जब विपरीत दिशा में चलेंगी कारें, ये देखो दूसरी कंडीशन, यूं चलेंगी तो यहाँ पे आके मान लो मिल गई, तो दोनों के द्वारा चलेगी दूरियों का योग कितना है, अब 100 किलोमीटर। मान लो ये 30 चली, ये 70 चली, तो कुल दोनों मिला के कितनी दूरी चली, 100 किलोमीटर। अब दूरी का सूत्र भाई चाल गुना समय, कार ए की चाल कितनी है x और समय कितना है 1 घंटा, तो x प्लस y, कार बी की चाल y, समय 1 घंटा, दोनों के द्वारा चलेगी दूरियों का योग कितना है अब 100 किलोमीटर। ये समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरणें बनी। आप इसमें प्रतिस्थापन लगाओ, विलोपन विधि आसान है, देखो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा, a का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 60, इस तरह से, ठीक है। विलोपन विधि से आप इसको करेंगे, x और y के मान आ जाएंगे, x की जो मान है वो तो कार a की चाल है और y का जो मान है कार b की चाल है। हल करेंगे आप समय। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में 5th पार्ट की तरफ, 5 नंबर भाग की तरफ। क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मैं मान लूँगा, माना आयत की लंबाई x इकाई व चौड़ाई y इकाई है। बोले सर अपन ने मीटर सेंटीमीटर क्यों नहीं माने, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई बोला है, वर्ग इकाई मतलब कुछ भी हो सकती है। अब लंबाई है चौड़ाई है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई की जगह मैं क्या रखूँगा x गुना चौड़ाई की जगह क्या लिखूँगा y, तो क्षेत्रफल क्या आ गया xy, ठीक है। अब शर्तें हैं वो लिख देंगे और इसके हिसाब से 2 समीकरणें बनेंगी और उनको कर देंगे। क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जिसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। लंबाई 5 इकाई कम कर दें व चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल
9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। देखते हैं, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब देखो पहले लंबाई कितनी थी x, और लंबाई क्या करनी है 5 इकाई कम कर दें, तो x माइनस 5। पहले चौड़ाई कितनी थी y, और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें, तो y प्लस 3। ये लंबाई, ये चौड़ाई, और लंबाई घटाने पर चौड़ाई बढ़ाने पर जो क्षेत्रफल आएगा, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई जो आएगी, क्षेत्रफल जो आएगा वो पहले वाले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई क्या है, कम है। ये बात समझ में आई कि लंबाई 5 इकाई घटाने पर चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर जो क्षेत्रफल आएगा वो क्षेत्रफल कैसे आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई करके, वो पहले वाले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई क्या है, कम है। ठीक है, तो इसको देखो हल करते हैं हम। x को मैं ब्रैकेट का मतलब गुणा, x को y से गुणा किया तो xy, x को फिर 3 से गुणा किया तो प्लस के 3x, फिर -5 को y से किया तो माइनस के 5y, इसको इससे किया तो माइनस के 15 बराबर xy माइनस के 9। ये xy इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, कट गया। इधर क्या बचा 3x माइनस के 5y, 15 इधर माइनस में उधर जाएंगे तो प्लस में, तो 9 माइनस के 15 प्लस के, तो प्लस के कितने बचे 6। समीकरण नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड। दूसरी शर्त क्या करिए, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, क्योंकि बार दोनों को बढ़ा रहे हैं। लंबाई को 3 इकाई व चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, और देखो लंबाई पहले x थी, 3 इकाई बढ़ा दी तो x प्लस 3, चौड़ाई पहले y थी, उसको 2 इकाई बढ़ाने पर, तो वो कितनी हो जाएगी y प्लस 2। अब लंबाई 3 इकाई चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर जो क्षेत्रफल आएगा कैसे आएगा, वो लंबाई गुणा चौड़ाई करके वो वाला जो क्षेत्रफल है पहले वाले क्षेत्रफल से 67 इकाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको हल करते हैं, x को y से किया तो xy, फिर x को 2 से किया तो प्लस के 2x, फिर 3y प्लस के 6 बराबर xy प्लस के 67। xy से xy क्या हो गया, कट गया, क्या बचा 2x प्लस 3y बराबर, उधर जाएंगे तो माइनस में 61। समीकरण नंबर 2। ये दो चरों में 2 रैखिक समीकरणें बन गई। इनको हल करने की आपके पास 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। जो आपको अच्छी लगे उस विधि से आप इन दोनों समीकरणों को हल कीजिएगा। x का जो मान आएगा वो तो आयत की लंबाई आएगी, और y का मान जो आएगा वो आयत की चौड़ाई आएगी। देखो गुणांक बराबर नहीं है, ठीक है। x के लिए इसमें सबसे आसान अच्छी कौन सी लगेगी आपको, वज्र गुणन विधि। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको वज्र गुणन विधि की सलाह देता हूँ। यहाँ पे अपनी आगे एक्सरसाइज 3.5 क्या हुई, कंप्लीट हुई। बढ़ते हैं, मिलते हैं अपनी नई एक्सरसाइज 3.6 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।